प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग समुद्री ऊर्जा यानी समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे। एनर्जी फ्रॉम ओशंस या सी। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो ली जाती हैं। पहला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा अंग्रेजी में इसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब सम्मिलित रूप से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बड़ी हो जाती है तो पृथ्वी पर स्थित जो महासागरों में जल राशि है वो ऊपर उठती है और उसके ऊपर उठने से एक विशाल जल मात्रा जब ऊपर उठ जाती है तो उठने पर जब वो नीचे आती है तो ये प्रक्रम चलता रहता है। इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र की जलराशि का ऊपर उठना ज्वार और उसको फिर नीचे गिरना जो है ये भाटा कहलाता है। तो ये जो टाइड के रूप में यानी टाइड एंड नीप जिसको कहते हैं, ज्वार भाटा टाइड एंड नीप, तो ये जो जलराशि ऊपर उठती है इसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि इस घटना में जो ऊर्जा होती है निकलती है कैसे, जब चढ़ा हुआ पानी वापस आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और वो तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे नदियों पर बांध बना करके हम लोग पानी को इकट्ठा करके उसको फिर नीचे गिराते हैं। तो यहाँ नीचे गिराने का काम ऑटोमेटिक हो रहा है। पानी ऊपर भी चढ़ जाता है ज्वार के कारण और नीचे गिरता है भाटा के कारण। तो उस गतिज ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन चला करके विद्युत ऊर्जा के रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कमियां हैं जिसमें जैसे स्थान जो है बहुत सीमित होता है कि हम बांध बनाएं और एक समान ज्वार भाटा कभी उत्पन्न नहीं होता। इसमें देख लें कि जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है वो पानी की लहरें ज़्यादा ऊपर तक उठती हैं, यानी ज्वार जो है ज़्यादा ऊंचाई तक आता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में हो जाता है। और अष्टमी शुक्ल पक्ष और अष्टमी कृष्ण पक्ष के दिन ये लघु ज्वार आता है। उतनी ऊंचाई तक जल जो है ऊपर नहीं चढ़ता, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है कमजोर होती है और लघु ज्वार आता है। और इस लघु ज्वार के कारण जल राशि उतनी अधिक मात्रा में नहीं उठ पाती है। तो ये केवल एक सैद्धांतिक रूप है, इसके प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप में काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं, इसकी कमियां। अब दूसरा है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा ये समुद्री ऊर्जा का ही एक रूप है। इसमें जल जो है तरंगों के रूप में, लहरों के रूप में चलता है। सामान्य रूप में जैसे जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वो विशाल जलराशि महासागरों में उनमें उठने वाली तरंग में काफ़ी गतिज ऊर्जा होती है। उसका उपयोग भी जो है हम लोग ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं एकत्र करके। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न करती है। इस विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यानी जब समुद्र की ऊपरी सतह पर खूब तेज हवा बहती है, जैसा कि आप भूगोल में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे तापांतर होने के कारण एक क्षेत्र की वायु दूसरी क्षेत्र की ओर वेग से चलती है। इसीलिए गर्मी के महीने में देखिए कितनी प्रचंड आंधियाँ आती हैं। तो ये स्थिति समुद्र में प्रायः बनी रहती है और वहाँ पर जल जो है वो तरंग के जल की सतह जो है वो तरंग के रूप में हमेशा लहराती रहती है और उस गतिज ऊर्जा को हम तरंग ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा इसका जो है वो
महासागरीय ताप ऊर्जा, महासागरीय ताप ऊर्जा। अब इसमें ओशियन थर्मल एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे विशाल महासागर जो हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये पृथ्वी के काफ़ी भूभाग पर पाए जाते हैं। उत्तरी से लेकर के दक्षिणी गोलार्ध में भी इनका काफ़ी हिस्सा होता है। और हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी के इस भूमध्य रेखा पर सबसे तेज पड़ती हैं। इसके इधर उत्तरी गोलार्ध हो गया और इसके इधर जो है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, ये भूमध्य रेखा हुई। अब जो समुद्रों का हिस्सा है वो प्रायः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैला रहता है और भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली जल राशि जो है वह गर्म हो जाती है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली जलराशि अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तो एक जल प्रवाह बन जाता है इन राशियों के बीच। तापांतर के कारण, जैसा कि पानी का गुण है कि उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है कम तापमान, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर, और उधर उसके विपरीत दिशा में कम तापमान से अधिक तापमान की ओर। इस प्रकार से एक जल चक्र जो है सागरों में, महासागरों में घूमता रहता है। तो इसी जल चक्र का भी उपयोग करके हम लोग विद्युत संयंत्र चला सकते हैं। इसमें बुक में आपके दिया हुआ है कि समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ पर जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि महासागरों के गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप के इस अंतर का उपयोग तापीय ऊर्जा के रूपांतरण में विद्युत संयंत्र के रूप में किया जाता है, जिसे हम लोग ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट या ओटेक विद्युत संयंत्र के रूप में भी कह सकते हैं। तो अब इसमें इसकी सीमाएं हैं। इन सीमाओं में, अब जैसे सीमा का मतलब कि कमियां, अब इसमें विद्युत संयंत्र केवल तभी चलेंगे जब महासागर के पृष्ठ पर जल का तापमान तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के तापमान में 20 डिग्री का अंतर। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। इस पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है और द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के यानी जनरेटर की टरबाइन को चलाने में किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपका हो गया कि समुद्र से कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब अगले अंक में हम लोग आगे और ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे।